दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ा पाप है। गरीब इस दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल है। पेट भरने के लिए इंसान सब कुछ कर गुजरने को तैयार होता है। कभी कभी तो इंसान वह सब कुछ भी कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। मेरा नाम सोनिया है। मेरे रिश्ते भी एक ऐसे ही गरीब परिवार से है, जहाँ एक वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। हम सब 5 बहनें भाई थे और मैं सबसे बड़ी थी। मेरे पिताजी मजदूर थे, सामान ढोने का काम करते थे और मेरी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती थी। हमारे माँ बाप के इतने मेहनत करने के बाद भी बस इतना ही कमा पाते कि वह एक वक्त के रोटी हमें भरपेट खिला पाते थे। मैं 18 साल की हुई तो मैं भी माँ के साथ काम पर जाने लगी। मालकिन की बेटी भी मेरी उम्र की थी और वह हर वक्त मोबाइल पर लगी रहती थी। मैं सफाई करने के बाद उस लड़की के कमरे में बैठी रहती। वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए मुझसे बात करने लगती थी। मुझे मोबाइल की वीडियो भी दिखाया करती थी। कभी फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने का सिखाती तो मैं उससे कहती कि क्या करूँगी मैम साहब, मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन ही नहीं है और ना ही कभी मेरे माता पिता मुझे मोबाइल दिलवा सकते हैं। तो वह मेरी बात पर बोली, जब मैं नया मोबाइल लूँगी तो तुम्हें यह पुराना मोबाइल दे दूँगी, फिर तुम इसे अपने पास रख लेना। वह अपने पुराने कपड़े और जूते और अपना बाकी का सामान जो वह उसके इस्तेमाल का नहीं रहता था वह भी मुझे दे दिया करती थी, जो देखने में ज़्यादा पुराना नहीं लगता था। वह बहुत अमीर थे, शायद इसलिए उनकी बेटी एक भी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती थी। उसे घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह अक्सर बाहर से खाना मंगवाती और अपने साथ मुझे भी खिलाती। उस लड़की का दिल बहुत अच्छा था, लेकिन कभी कभी मुझे उसकी कुछ हरकतें ठीक नहीं लगती थीं। वह फेसबुक पर हमेशा लड़कों से ही बातें किया करती थी। मुझे भी उन लड़कों की तस्वीर दिखाती थी। वह नौजवान बेहद ही खूबसूरत और स्मार्ट होते थे। एक बार की बात है, जब उसने एक अरबी नौजवान की तस्वीर मुझे दिखाई और दिखाकर कहने लगी, यह मेरे दूर के भाई का दोस्त है। यह सऊदी का एक अमीर व्यक्ति है। इसका सऊदी में आलीशान बंगला है। यह वहाँ नौकरी करने वाली लड़कियों को 12 लाख रुपए देता है। यह सुनकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी ही रह गई थी। मेरी मालकिन की बेटी तो बहुत अमीर थी, लेकिन वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी और मैं गरीब थी। लेकिन मैं बेइंतहा हसीन और खूबसूरत थी। मेरा गोरा रंग, लंबे बाल और ब्राउन आँखें देखकर लोग मुझे भी अरबपति की बेटी समझ लेते थे। बस मेरा गरीब कपड़ा मुझे मेरी औकात याद दिला देता था। उस मालकिन की बेटी का नाम मानसी था। एक बार जैसे ही मैं माँ के साथ काम करने के लिए उसके घर पे पहुँची, तो वह शायद मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। मैं मालकिन के घर की सफाई करती थी और बाकी का सारा काम मेरी माँ ही करती थी। लेकिन उस दिन तो मालकिन ने मुझे कोई भी काम करने ही नहीं दिया था। मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। मैंने उनसे कहा भी था कि मुझे पहले सफाई करने दो, फिर हम बातें करेंगे, लेकिन वह मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसने अपने अलमारी खोली और अपना जोड़ा मुझे दे दिया और कहने लगी, इसे जल्दी से पहन कर आओ। मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि आज ज़िंदगी में पहली बार कोई नया कपड़ा पहनने जा रही थी। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती थी। इसलिए वह कपड़े पहनकर मैं बाहर आ गई। उसने मेरे सुनहरे बाल खोले और मेरे बालों पर ब्रश करने लगी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मानसी ने मेरा मेकअप भी कर दिया था। फिर वह मेरी तस्वीर खींचने लगी। मुझे यह बात अभी तक समझ में नहीं आई थी कि वह मेरा तस्वीर अपने मोबाइल पर क्यों ले रही थी। मैंने उनसे पूछा तो कहने लगी कि तुम्हें अपने हुस्न की कीमत का अंदाज़ा नहीं है। यह कहते हुए उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मुझे उनकी यह बात कुछ अजीब सी लगी थी। मैं जानती थी कि मैं बहुत हसीन और खूबसूरत हूँ, पर इसका क्या मतलब था। लेकिन हम गरीब का हुस्न कब हमारी किस्मत बदल सकता है। मालकिन देखने में बेहद खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इतना उनके पास पैसा था कि उससे तो कोई भी अमीर शादी करने को तैयार हो जाता। कुछ देर तक वह अपने मोबाइल पर ही लगी रही थी और फिर
उसने अपना मोबाइल मेरे तरफ कर दिया और कहने लगी, यह देखो, तुम्हारे तस्वीर पर थोड़े ही देर में इतने सारे लाइक और कमेंट आ गए हैं। मैंने देखा तो मेरी तस्वीर फेसबुक की पोस्ट पर लगी हुई थी, लेकिन उस समय मुझे यह मालूम नहीं था कि फेसबुक पर अपनी तस्वीर डालना बहुत बुरी बात होती है। वह मुझे कहने लगी कि एक अरबी है जो बहुत ज़्यादा अमीर है, उसने एक गोल्डेज होम खोल रखा है, उसे वहाँ सेवा के लिए एक लड़की चाहिए जिसे वह 1 महीने में इंडियन करेंसी के हिसाब से 12 लाख रुपए देगा और वीज़ा टिकट भी खुद ही देगा, लेकिन उसे लड़की खूबसूरत चाहिए और उसे तुम पसंद आ गई हो। मैं यह सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। महीने में 12 लाख से तो मेरे घर की हालत बहुत ही बेहतर हो सकती थी। इतना पैसा तो मेरे माता पिता पूरी ज़िंदगी आराम से खा सकते हैं। मैंने यही बात अपनी माँ को घर पे जाकर बताया तो वह मुझे हैरत से देखने लगी और कहने लगी कि एक अकेली लड़की को हम दूसरे देश में कैसे भेज सकते हैं। पता नहीं वह आदमी झूठ बोल रहा है या सच। मैंने अपनी माँ को कहा कि मानसी दीदी उसे बहुत अच्छे तरीके से जानती है। मेरी माँ सोच में पड़ गई। मैंने कहा, माँ, क्या हम लोग हमेशा गरीब की ज़िंदगी गुजारेंगे? अगर मुझे मौका मिल रहा है तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। मानसी दीदी ने बताया है कि वहाँ पर मुझ जैसी और भी लड़कियाँ काम करती हैं और वह सबको 1 महीने के 12 लाख रुपए देता है। जब से मैंने माँ को यह बात बताई थी, माँ परेशान थी। पिताजी भी मना कर दिए थे। शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कुछ दिन बाद मुझे मानसी ने अपना पुराना मोबाइल दे दिया और कहने लगी, मैंने नया मोबाइल ख़रीद लिया है और उसे तुम अपने पास रख लो। फिर वह मुझसे कहने लगी कि अगर तुम्हें घर वाले मान जाए तो इस अरबी के पास चली जाओ, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि उसने मेरे नाम से इस फ़ोन में मेरे लिए फेसबुक आईडी बना दी है। मैं अब घर पे ही वह मोबाइल इस्तेमाल करने लगी और एक बार मुझे उस अरबी का मैसेज भी आया कि आप बहुत खूबसूरत हैं। मुझे एक ऐसी ही लड़की की तलाश है जो आपकी तरह खूबसूरत हो। मैं एक ओल्ड एज होम चलाता हूँ, वहाँ बूढ़े लोग आते हैं। अगर आप वहाँ काम करेंगे तो आपको महीने के 12 लाख रुपए मिलेंगे। मेरा तो यही दिल कर रहा था कि मैं वहाँ काम कर लूँ, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं मान रहे थे कि वहाँ दूसरे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं ये पता नहीं चल पाता है। लेकिन एक दिन मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, उनके टांग पर प्लास्टिक चढ़ गया। माँ बेहद परेशान हो गई थी। सिर्फ माँ के पैसों से घर चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। पिताजी का इलाज भी करवाना था, इसलिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। मैंने माँ से कहा कि मुझे सऊदी जाने दे, मैं वहाँ से आप लोगों को पैसे भेजती रहूँगी। मुझे भेजना मेरे माँ बाप की मजबूरी थी। मैंने उस अरबी को हाँ कह दी थी। मानसी की माँ ने मेरे माँ से कहा कि वह उसे जानती हैं, वह बहुत ही शरीफ और एक अच्छा इंसान है। मालकिन ने मुझसे कहा कि बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लो और मैंने भी उनकी बात मानकर अकाउंट खुलवा ली। तो उस अरबी ने मेरे अकाउंट में एडवांस के तौर पे 6 लाख रुपए यानी मेरी आधी सैलरी मेरे अकाउंट में जमा करवा दी और कहने लगा बाकी आधी सैलरी मेरे वहाँ पहुँचने पर मुझे मिल जाएगी। वह कहने लगा कि पैसे अपने घर वालों को दे दो, कल एक आदमी आएगा और उसे तुम अपना पहचान पत्र देना, बाकी सब कुछ यहाँ खुद मैं कर लूँगा। मैंने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में मेरा टिकट और वीज़ा मुझे मिल गया था। मैं सऊदी अरब के एक शहर में पहुँच गई थी। मुझे वह अरबी नौजवान ही लेने आया था, लेकिन वह मुझे एक फ़्लैट में ले गया जहाँ 2 कमरे थे, लेकिन वह फ्लैट बिल्कुल खाली था। वहाँ मेरे अलावा कोई और भी लड़की नहीं थी। वह मुझसे कहने लगा कि कुछ दिनों मुझे यहीं रहना पड़ेगा, फिर वह मुझे ओल्ड एज होम ले जाएगा और नौकरी दिलवा देगा। मुझे यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह मुझे रात के लिए खाना देकर वापस चला गया। मैं खाना खाकर सो गई थी। अगले दिन वह फ्लैट पर आया और खाने के बाद मुझे एक सॉफ्ट ड्रिंक ग्लास में डालकर दी और कहने लगा कि यह यहाँ का एक किस्म का शरबत है, इसे एक एनर्जी ड्रिंक समझकर पी लो। यह शहर में बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसे पीते ही इंसान में ताकत आ जाती है।
चलो पीकर बताओ कि यह कैसा है। मैंने गिलास हाथ में पकड़ा, लेकिन एक घूंट पीते ही यह मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने कहा, मुझे नहीं पसंद। मैं गिलास वहीं टेबल पे रख दी, लेकिन वह अरबी कहने लगा, यही तो इसकी खास बात है। पहले आपको बुरा लगता है, लेकिन जैसे जैसे पीते जाओ मन पसंद बनता ही जाता है। मैंने हाथ से गिलास लेकर उसने ज़बरदस्ती मेरे मुंह पर लगाया और फिर बोला, चलो जल्दी से ख़त्म करो। मेरे होठों से गिलास उसने तब तक नहीं हटाई जब तक कि वह पूरा खाली नहीं हो गया। लेकिन उस शरबत को पीते ही ताकत होने की बजाय मैं तो बेहोश होते चली गई थी। मुझे चक्कर से आने लगे थे। मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी। अपने कमरे में जा सकूं, लेकिन मैं चक्कर खाकर वहीं सोफे पर गिर गई। मैं चाहकर भी होश में नहीं आ पा रही थी। बहुत ही जल्दी मैं नींद में चली गई थी, लेकिन हैरत का झटका मुझे उस वक्त लगा जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा था। ना जाने मेरा वजूद क्यों मुझे थका सा लग रहा था। मैं खुद को अजीब सा महसूस कर रही थी। मेरे बाल भी खुले हुए बिखरे हुए थे, जबकि मुझे याद है कि मैं अपने बालों की चोटी बनाई हुई थी। मैं कमरे में अकेली थी। जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 12 बज गए थे। मुझे याद आया कि रात को मेरे फ्लैट पर वही अरबी मौजूद था, जो शायद अब जा चुका था। ना जाने मुझ पर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन मैंने उस बात को अपना वहम समझकर भूल गई थी। मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर हो रहा था। मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। शायद शरीर में दर्द था। मैंने दवाई खा ली। मुझे फिर से नींद आने लगी। शाम को अरबी फिर से फ्लैट पे आ गया। मैं उस वक्त तक नॉर्मल हो चुकी थी। वह मुझसे पूछने लगा कि कल रात तुम्हें नींद तो सही से आई थी ना। मुझे उसका यह सवाल कुछ अजीब सा लगा था। उस शराब का तो यही फ़ायदा है, इंसान जितना भी थका हुआ हो उसे पीने के बाद आराम से सो जाता है। वही शराब उसने दोबारा टेबल पर रख दिया। मुझे याद आने लगा कि मैं तो रात को सोफे पर सो गई थी। मैं अब उस बात अरबी से पूछी तो कहने लगा कि तुम भूल गई हो, शायद तुम खुद ही उठकर अपने कमरे में चली गई थी। दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, याद आ जाएगा। अच्छा, अभी खाना मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी। उसने बात ही बदल दी थी। खाने के बाद मैंने उसे अपनी नौकरी के बारे में पूछा तो वह कहने लगा, बस 2 दिन की बात है, तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। फिर तुम देखो कैसे चंद दिनों में बहुत सारे पैसे कमाती हो। उसके इस बात पर मैं बहुत खुश हो गई थी। खाना खाने वक्त वह मुझे ही देखे जा रहा था और कहने लगा कि तुम्हारे बाल बहुत ही हसीन हैं और तुम खूबसूरत भी बहुत हो। यह बात सुनकर मैं कुछ घबरा सी गई थी। फिर वह हंसने लगा और कहने लगा कि यूं ही मजाक कर रहा था, तुम तो घबराने लग गई। खाने के बाद वह शरबत फिर से मुझे उस अरबी ने दिया। मैंने कहा, मुझे यह शरबत नहीं पीना। तो कहने लगा कि यह अलग फ्लेवर का है, इसे ट्राई करके देखो। अगर तुम्हें पसंद आया तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया करूँगा। न जाने क्यों मेरे बार बार मना करने के बाद भी वह मेरे बिल्कुल करीब बैठकर मुझे वह शरबत पिलाने पर मजबूर कर रहा था। इस बार तो उसने हद ही कर दी थी। अपना हाथ मेरे ऊपर रखकर अपनी बाहों में लेकर शरबत मुझे ज़बरदस्ती पिला दिया। उसे पीते ही मैं होश खोने लगी थी। मेरी आंखें बंद हो गई थी और मेरा दिमाग भी पूरी तरीके से काम करना बंद हो गया था। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। वह अमीर मेरे करीब था। मैं जल्दी से पीछे हट गई। मेरे हटने पर उसने आंखें खोलकर मुझे देखा और मुस्कुराने लगा। वह और मेरे साथ मेरा दिमाग बुरी तरह उलझ गया था। मेरे बाल और बिखरे थे। वह मेरी बर्बादी की कहानी सुना रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मेरे साथ यह सब कर गुजरेगा। मैं रोने लगी तो वह उठकर बैठ गया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं भी वह शरबत कुछ ज़्यादा ही पी लिया था। शायद उसमें नशा था। रात को उसे पीते ही मुझे भी तुम्हारे तरह होश नहीं रहा, इसलिए खुद को तुम्हारे करीब आने से रोक नहीं पाया और नशे में तुम भी मुझे अपने करीब आने को कह रही थी। जो भी हुआ उसमें तुम्हारी भी मर्जी शामिल थी। मैंने कहा, अब झूठ बोल रहे हैं। तो कहने लगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं रोए जा रही थी। मैंने कहा, मुझे वापस अपने घर जाना है।
मुझे वापस भेज दो। तो कहने लगा, मैंने बहुत पैसे खर्च करके तुम्हें यहाँ बुलवाया है, इसलिए भूल जाओ कि तुम वापस जा सकती हो। मैं उस वक्त पूरी तरह से उसके चंगुल में फंस चुकी थी। यह अजनबी शहर था जहाँ मैं किसी को भी नहीं जानती थी। अगर वहाँ से चली भी जाती तो कहाँ जाती। वह मुझे बर्बाद कर चुका था और उसे किसी भी बात का अफसोस नहीं था। मेरा परिवार जो दर्द से चूर था, मैं उसके हालात सुधारने के लिए यहाँ पे आई थी। मैं सोच चुकी थी कि नौकरी लग जाए तो दोबारा इस आदमी की शक्ल नहीं देखूंगी। अब अरबी मुझसे कहने लगा कि तैयार रहना, मैं कल तुम्हें ओल्ड एज होम लेकर छोड़ दूंगा। अगले दिन सुबह उठकर मैं तैयार हो गई और यह सोच चुकी थी कि अगर उसने मेरे रहने का इंतज़ाम नहीं किया तो मैं खुद ही कर लूँगी, लेकिन उसके फ्लैट में नहीं रहूँगी। मैं उसके साथ चली गई। वहाँ मुझे बहुत बड़ा बंगला दिखा था, लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गई थी कि वहाँ तो सिर्फ मर्द ही थे और सब के सब बूढ़े थे, हर उम्र के थे। मुझे देखकर तो जैसे सब ने आंखें चमक गई थी। मुझे एहसास होने लगा कि मैं बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। मुझसे मेरा पासपोर्ट और मोबाइल हर चीज़ ले चुका था। मुझे एक कमरे में ले गया। वहाँ 2-3 और लड़कियाँ मेरी उम्र की थी। उन्हें देखकर तो मुझे कुछ शांति मिली। वह भी सबके साथ बेहद खूबसूरत और हसीन थी। अरबी ने बहुत गुस्से में कहा, अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वह तुम्हें जान से मरवा डालेगा। फेसबुक पर झूठ बोलकर खूबसूरत लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, उन्हें नौकरी की लालच देता। वह लड़कियां भी अपने गरीब और मजबूरी के हाथों उस आदमी की बात मान जाती थी। इस बंगले में अलग अलग मर्द आते और अपनी मर्जी की लड़की के साथ रात गुजारते। कभी कभी ऐसा भी होता कि कोई ग्राहक हम लड़कियों को अपने साथ अपने घर भी ले जाते और अगले दिन वही छोड़ जाते थे। एक बार मुझे एक ऐसा आदमी अपने साथ अपने फ्लैट में ले गया जो देखने में भारतीय लग रहा था। मैं पिछले 6 महीने से जिस्म फरोशी का काम कर रही थी, लेकिन इस काम की आदी नहीं हुई थी। मैं हर बार इस पाप को करते हुए रोती थी। मैं अपने पैसे कमाने के फैसले पर बहुत ज़्यादा पछता रही थी, लेकिन मेरे पास वहाँ से भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह आदमी मुझे अपने कमरे में ले गया, फिर मेरे पास आकर बैठ गया। मैं पीछे हट गई। वह मुझे गौर से देखने लगा। मेरे कान के पास आकर उसने मुझे पूछा कि तुम्हारे कान में यह कैसा चोट लगा है। मैंने उसे रोते हुए कहा कि मुझे इस पाप से बहुत ज़्यादा नफरत है, लेकिन मुझे यहाँ ज़बरदस्ती मेरी मर्जी के खिलाफ भेजा जाता है। इसलिए जब मैं यह गंदा काम करने से मना करती हूँ तो मुझ पे जुल्म किया जाता है, इसलिए मुझे यह चोट लग गई है। पहली बार मैंने अपने लिए एक आदमी की आंखों में दर्द देखा था। मैं कठिन मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर बोली कि ऐसा करो, मुझे कोई नशा पिला दो कि मैं इस पाप को सहने की ताकत भूल जाऊं। मेरी आंखों में आंसू छलक रहे थे। उस आदमी ने मुझे कुछ नहीं कहा और कमरे में मुझे छोड़कर बाहर निकल गया था। फिर वह पूरी रात मेरे कमरे में नहीं आया। मैं उसका इंतज़ार करते करते सो चुकी थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझे हैरत इस बात की हुई थी कि वह व्यक्ति मेरी दुगुनी कीमत अदा करके मुझे अपने साथ लाया था, तो फिर उसने मुझे अभी तक छुआ क्यों नहीं। जिस्म फरोशी के अड्डे पर आने वाले नौजवान अपने पैसे हम जैसे लड़कियों से पूरी वसूल करके ही हमारी जान छोड़ते थे। फिर यह कैसा इंसान था। मैं उठकर जब कमरे से बाहर निकली तो सिगरेट बुझा दिया और मुझे एक टप्स देते हुए कहा, यह पहन लो, तुम पहनोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। और उसके बाद वह मुझे ले जाकर वहीं छोड़ दिया। 2 दिन बाद फिर वह शख्स मुझे दुगुना पैसे देकर खरीद लिया। मुझे ले जाकर अपने कमरे में बैठा दिया। मैं थोड़ी देर बाद जब बाहर निकली तो वह फिर सिगरेट पी रहा था और वह एक तस्वीर हाथ में पड़े रो रहा था, साथ ही साथ सिगरेट भी पी रहा था। मैं उसके पास आ गई। मुझे देखकर उसने एक तस्वीर हटा ली। मैंने उससे कहा कि यह कौन है, तो उसने बताया कि यह मेरी बहन है। वह भी ऐसे ही भारत से वह आदमी उससे शादी करके अपनी पत्नी बनाकर उसे लाया और फिर उसे जिस्म फरोशी का काम लेने लगा। जब तक मैं यहाँ पहुँचता वह मर चुकी थी। इस इंतज़ार में कि कोई शायद उसे बचाने आएगा, वह रोते हुए कहने लगा कि मुझे देर हो गई, काश मैं पहले पहुँचा तो उसे बचा लेता, लेकिन उसे तो बचा नहीं पाया।
इसलिए मैंने सोचा कि अब उस जैसे बहुत से लड़कियों को बचाऊंगा। मैं उसे गौर से देखने लगी तो वह कहने लगा, मैंने जो टिप्स तुम्हें दिया था उस पर कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे की वजह से उन लोगों की सारी रिपोर्ट मुझ तक पहुंच गई थी। मेरा एक दोस्त है जो यहाँ पुलिस में है, उसने मेरी मदद की है। अब तक उस बंगले पर पुलिस का छापा पड़ ही चुका होगा। अब तुम आज़ाद हो। यह सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। खुशी के मारे मैं रो पड़ी थी। अगले ही दिन मुझे मेरे पासपोर्ट मिल गए। वह आदमी भी अब इंडिया जा रहा था। जहाज़ में ही उसने मुझसे शादी के लिए मेरी मर्जी पूछी थी। वह एक अच्छा इंसान था। मेरे अतीत को जानते हुए भी उसने मेरे साथ ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला किया था, इसलिए मैंने उसे इनकार नहीं किया। इंडिया पहुंचकर मैं अपने घर आकर अपनी माँ के गले लग गई और खूब ज़ोर ज़ोर से रोती रही। कुछ दिनों के बाद ही मेरी उससे शादी हो गई। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, सिर्फ उस इंसान की वजह से जिसने सब कुछ जानते हुए भी मुझे सहारा दिया। दोस्तों, इस कहानी के ज़रिए मैं बस आप सबको यही बताना चाहती हूँ, मेहनत करें। जल्दी सक्सेस होने के लिए किसी भी शॉर्टकट का राह ना चुनें, क्योंकि हो सकता है यह शॉर्टकट आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। और ऐसे लोगों से बचे रहें जो दूसरों को झांसा देकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।